हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउ में। आज का जो सेशन होगा बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम आपको ये बताने वाले हैं कि बिजली का बिल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ये आपके सिलेबस में है, और अगर आप वर्क एंड एनर्जी के अगर आप टॉपिक खोलते हो, ठीक है, यूनिट खोलते हो, तो अगर आप लास्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिट है, आप में है, ये सिलेबस में है। तो हम आपको ये बताएंगे कि बिजली का बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं। कि जैसे अगर आपके घर में पंखे लगे हैं, आपके घर में अगर लाइट्स लगी है, तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे कि अगर आप कोई बल्ब 6 घंटे के लिए जला रहे हो या फिर 8 घंटे के लिए जला रहे हो, तो उसका कितना बिजली का बिल आना चाहिए, या फिर कितने यूनिट उसमें कंज्यूम हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो ये सेशन काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, बने रहे हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, काफ़ी आपके लिए बेहतरीन ये साबित होने वाला है। तो आपको पता है कि पिछले कुछ वीडियो से, कुछ लेक्चर से हम क्या कर रहे हैं कि अपने जो लेक्चर की स्टार्टिंग है, क्या करते हैं, हम एक मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं। तो सेम आज भी हम वही करने वाले हैं। और आपको एक बेहतरीन सा एक आइंस्टाइन का, अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट्स है। इसमें ये लिखा गया है कि क्रोध मूर्खों की छाती में ही बसता है। इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन में है, एंगर ड्वेल्स ओनली इन द बॉसम ऑफ फूल्स। तो इसका देखो मतलब क्या है, कहने का इसका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है। इसका सिंपल सा तात्पर्य यही है कि अगर आप क्रोध करते हो बहुत ही ज़्यादा, तो उतने देर के लिए आप मूर्ख बन जाते हो। ठीक है, उतने देर के लिए आप मूर्ख बन जाते हो। और हमेशा ही आप अगर क्रोध करते हो, तो आइंस्टाइन कह रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई और नहीं, आइंस्टाइन ये कह रहे हैं, अगर आप क्रोध करते हो तो ये समझो कि आप मूर्ख हो। तो आपको क्रोध नहीं करना है, और होशो हवास में आपको कोई भी डिसीजन लेना है। आप कभी भी इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि क्रोध में लिया हुआ जो डिसीजन होता है, किसी तरह का कोई फैसला अगर आप क्रोध में लेते हैं, तो वो हमेशा आपके लिए ही नुकसानदायक होता है। तो सिंपल सा ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का यही कोर्स था, काफ़ी अच्छा लगा, आपको भी पसंद आया होगा। तो स्टार्ट करते हैं, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। और अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप इसको शेयर कर दें, और बाकी लोगों को भी बताएं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ने वाले हैं एग्जाम हाउ पे। और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो टॉपिक पे आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती क्या है। ठीक है, ये है क्या। तो ये देखो, ये टोटल चीज़ डिपेंड किस पे कर रहा है, एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। और एक एनर्जी का लॉ है, और ये लॉ ये कहता है, पहले समझ लेते हैं फिर स्टेटमेंट को हम रीड करेंगे। लॉ ये कहता है कि जो एनर्जी है उसे कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसे कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, और जो चीज़ ख़त्म नहीं होती है उसको बनाया भी नहीं जा सकता। मतलब ये है कि एनर्जी को ना तो आप बना सकते हो, और एनर्जी को ना ही तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है। ठीक है, तो एक बार रीड करते हैं स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये कहने का मतलब ये है कि एनर्जी को आप सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे काइनेटिक को आप पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, लाइट एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब सिर्फ आप कन्वर्ट कर सकते हो। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। इसे ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है, इसे ना तो बनाया जा सकता है, और ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है। और आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। मैक्स टू मैक्स आपके जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स वो सारे क्या होंगे, इसी पे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको कर लो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का, वर्क एंड एनर्जी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज ये सेशन चलने वाला है। तो अब बने रहे हमारे साथ। अब ये इसको अगर हम साबित करना चाहें, ठीक है, इस नियम को अगर हम, इस रूल्स को, इस लॉ को अगर हम साबित करना चाहें, तो किस तरीके से हम साबित करेंगे, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, यहीं पे समझते हैं किस तरीके से हमें इसे प्रूफ करना है। कोई भी जैसे हम एक ग्राउंड ले लेते हैं, ये ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है। और क्या करते हैं, जैसे कि आपके पास एक बॉल होती है, ठीक है, वो मान लो h हाइट पे है, यहाँ पे है बॉल, कहाँ पे है, h हाइट पे है, ठीक है, h हाइट पे है, और ये हाइट इस कितनी है, h है, ठीक है, जैसा कि मैं कितनी बार बता चुका, ये हाइट कितनी है, h है, ठीक है। h हाइट पे है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये यहाँ पे रुकी हुई है, ये क्या है, रुकी हुई है।
तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? देखो काइनेटिक एनर्जी तभी होगी बॉडी में या फिर कोई ऑब्जेक्ट में जब उसमें कोई वेलोसिटी होगी। यहाँ पे ये क्या, इसमें ये कोई वेलोसिटी नहीं, यहाँ पे ये रुका हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे, ठीक है, देखो मैं इसका नोटेशन डाल देता हूँ कि 1 2 पॉइंट या फिर ऐसे करके, ठीक है, ताकि समझने में आपको आसानी हो। तो मे भी ये कलर आपको दिख रहा होगा। इसे लेते हैं 1 पॉइंट, इसे 1 नहीं, ए ले लेते हैं, ABCD से करते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया ए। ठीक है, अभी हम सिर्फ ए पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, ये आपको बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। अब यहाँ पे इसका देखो मास m है, ठीक है, जो मैंने आपको अब बता देता हूँ। मास इसका m है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mg/h। ठीक है, मास m है तो पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पे कितनी होगी? mgh हो जाएगी। ठीक है, ये बॉल क्या होती है, यहाँ पे रुकी और उसके बाद ये स्टार्ट होती है फॉलिंग, मतलब गिरना स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया? वेलोसिटी आ गई, और अब बॉल यहाँ पे आई। अब बॉल कहाँ पे आ गई? यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये पॉइंट। अब इसको हम क्या नाम दे देते हैं? बी पॉइंट नाम दे देते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं? बी पॉइंट नाम देते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी है, इसके पास कुछ ना कुछ देखो वेलोसिटी है। ठीक है, एक तो इसका mg है, मतलब जो वेट है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जो यहाँ पे भी एक्ट करेगा mg। ठीक है, ये वेट है, और यहाँ पे वेलोसिटी देखो 0 थी। यहाँ पे v इक्वल टू कितना था, या फिर u इक्वल टू ले लो 0 था। बट यहाँ पे क्या है कि इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, v क्या होगी? कुछ वेलोसिटी होगी। अगर इसकी कुछ वेलोसिटी है, ठीक है, तो इसका मतलब इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 m और वेलोसिटी का स्क्वायर कर दो, ये काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये बॉल जब नीचे आ रही थी, ठीक है, नीचे जब आई तो ये बी पॉइंट क्या है कि ग्राउंड से हम मान लेते हैं। ठीक है, ग्राउंड से मानते हैं कि ये HB ले लेते हैं। ठीक है, हाइट HB, और इसको चलो इसको H रहने देते हैं, इसको HB ले लेते हैं। मतलब ग्राउंड से ये हाइट कितनी है? HB है ये। ठीक है, HB है। या तो ग्राउंड से मेजर कर लो या फिर आप ऊपर से कर लो, ये आपकी मर्जी है। बट आप जहाँ से स्टार्ट करोगे आपको सारे डायमेंशन वहीं से लेने पड़ेंगे। तो हम ग्राउंड से स्टार्ट किए हैं तो हम ग्राउंड से ही सारा का मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने ग्राउंड से माना कि HB हाइट पे है, तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? ठीक है, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी ये आपको बताना है। तो देखो सिंपल सा है, बहुत ही मैंने कितनी बार आपको बता चुका हूँ कि हमेशा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? mg/h। h क्या होता है? वो हाइट होती है जो भी रिफरेंस है। तो यहाँ पे रिफरेंस हमने ग्राउंड ले रखा है, तो यहाँ पे लिखो mg, और h जो होगा आपका hb हो जाएगा। ठीक है, hb हाइट पे है तो ये क्या हो जाएगा? hb हो जाएगा। ठीक है, फाइनली क्या होता है, ये बॉल यहाँ पे आ जाती है और ये ग्राउंड पे आ गई। अब ये कहाँ पे आ गई? ग्राउंड पे आ गई और रुक गई। ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड पे आती है और ग्राउंड पे आने के बाद ये बॉल क्या होती है? रुक जाती है। ठीक है, फाइनल मतलब कुछ इसकी वेलोसिटी होती है। ठीक रुकने से पहले, रुकने से ठीक थोड़ी देर पहले इसकी कुछ देखो वेलोसिटी रही होगी, इसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी। तो यहाँ पे ना इसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी। तो अब इस पॉइंट को हम क्या लेते हैं? सी ले लेते हैं। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं जो ग्राउंड पे है, इसको हमने सी ले लिया। ठीक है, इस पॉइंट को हमने क्या ले लिया? सी ले लिया। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 12 mv²। अब यहाँ पे देखो सी पॉइंट क्या है ना, तो हमने इसको VC ले लिया। ठीक है, सी पॉइंट पे वेलोसिटी हमने VC ले लिया कि इसकी जो भी है इसकी वेलोसिटी कितनी है? VC² है। ठीक है, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी। अब ये ग्राउंड से इसकी हाइट मेजर करो तो ये क्या है? नेग्लेजिबल है, बहुत ही कम होता है। मतलब कि नेग्लेजिबल का मतलब ये 0 है। ठीक है, मतलब ग्राउंड पे तक ये आ चुका है, ग्राउंड पे आ गया तो हाइट इसकी 0 हो गई। और जैसे ही हाइट 0 हो गई तो अब इसका जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो 3 पॉइंट पे, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C पे हमने 2 तरह के एनर्जी को कैलकुलेट किया है। पहला काइनेटिक एनर्जी और सेकंड क्या? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, पहला काइनेटिक और दूसरा पोटेंशियल। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इनको जोड़ दो। इनको क्या करना है? कुछ जोड़ दो, क्योंकि ये टोटल एनर्जी है। कैसे? अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे इसके पास टोटल कितनी एनर्जी होगी? ठीक है, ये जो टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इसको एक टर्म्स के नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। इस नाम से जानते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो ये मैकेनिकल एनर्जी, या फिर अभी आपके लिए इसको बोल सकते हैं टोटल एनर्जी। क्या हम बोल सकते हैं? टोटल एनर्जी। तो अभी हम इसको क्या मानेंगे? टोटल एनर्जी। अब यहाँ पे टोटल एनर्जी अगर हम पॉइंट A की बात करें, ठीक है, तो पॉइंट A की बात करें तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी?
देखो टोटल एनर्जी को मैं टी लिख देता हूँ, ठीक है, टी, कन्फ्यूजन मत होना, फिर से बता रहा हूँ, टोटल एनर्जी को मैं टी लिख रहा हूँ, ठीक है। ये टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ए पॉइंट पे कितनी काइनेटिक एनर्जी थी और ए पॉइंट पे ही कितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी। तो काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पे कितनी थी, 0 थी, तो यहाँ पे 0 लिखो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh, तो mgh, तो पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी कितना आ गया, mgh आ गया, ठीक है। टोटल एनर्जी कितना आ गया, mgh आ गया। अब बात करते हैं पॉइंट बी की, पॉइंट बी पे आते हैं। अब देखो पॉइंट बी पे जैसे ही आ पाओगे तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसके पास कुछ वेलोसिटी भी है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो इनको क्या करो, ऐड कर दो, इनको क्या करो, ऐड कर दो, ठीक है। ऐड ऐसे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ mv² प्लस mgh इंटू बी, तो ये हो गया बी पॉइंट पे। अब बात करते हैं सी पॉइंट पे, ठीक है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ यहाँ से, हाँ ऐसे। तो अब बात करते हैं सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे कितना टोटल एनर्जी हो गया, सी पॉइंट पे कितना होगा, सी पॉइंट पे होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखो अगर आपको किसी तरह कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिए, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। लेकिन मेरी इतनी मेहनत को आप इसको डूबने मत देना, ये बर्बाद मत होने देना। ये मैं आपको फुल एफिशिएंसी के साथ पढ़ा रहा हूँ आपको, ये चीज़ें मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, हम आपको किसी और तरीके से समझाने की जरूर कोशिश करेंगे। अब पॉइंट सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv², ये vc, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। अब देखो ये जो 3 पॉइंट पे हमने टोटल एनर्जी कैलकुलेट किया है, ठीक है, टोटल एनर्जी, तो इसको देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो हाँ, इसको हम ऐसे टी यहाँ पे लिखते हैं, टी बी, यहाँ पे लिख दो टी सी, और यहाँ पे लिख देते हैं टी ए, ठीक। ये जो आपने तीनों एनर्जी को जो आपने फाइंड किया है, ये इसका क्या मतलब होता है कि टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट पे, ठीक है, ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। इसका एक और मतलब होता है कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी, इसको हम और क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एट पॉइंट ए की हम बात की है, ठीक है, कहाँ पे, ए पॉइंट पे। जब हम पॉइंट बी की बात करेंगे तो वहाँ भी क्या होगा, पॉइंट बी पे भी जो टोटल एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर इसका भी यही मतलब होगा, टोटल एनर्जी पॉइंट सी पे कितना हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। मतलब क्या है, अब ये पॉइंट ए पे वहाँ भी एनर्जी क्या हमने कांस्टेंट बताया, पॉइंट बी पे भी हमने आपको कांस्टेंट बताया, पॉइंट सी पे भी हमने आपको कांस्टेंट एनर्जी बताया। देखो इसका सिंपल से एक ही मतलब होता है कि जो एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है जिसको टोटल एनर्जी भी कहते हैं, ये जो इसका समेसन है, ये पूरा आपके सारी जगह, आप किसी भी पॉइंट की बात कर लें, इस ये जो जर्नी है इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे बात करें, उस पॉइंट पे इसकी जो एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि इस आप पूरे इसमें जो भी जर्नी है इस ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे आप ध्यान दो कि कहीं से एनर्जी कोई जनरेट नहीं हुई है और ना ही डिस्ट्रॉय हुई है, सारे पॉइंट पे एनर्जी क्या होंगे, कांस्टेंट ही होंगे, और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। और इस टॉपिक में अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मतलब कि बहुत थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपको इसका सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। कमेंट आप जरूर करें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। अगर ज़्यादा लोगों की क्वेरीज इस टॉपिक के रिलेटेड आएगी तो एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे जिसमें आपको हम ढेर सारे क्वेश्चंस भी कराएंगे ताकि ये चीज़ें आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड हो, ठीक। अभी तो ये एक सिर्फ ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया है, जैसे एज पर योर सिलेबस कि जो सिलेबस में आपके उतना के हिसाब से मैंने आपको वही बताया है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में है। ये टोटल एनर्जी या फिर जो मैकेनिकल एनर्जी है ये क्या हर पॉइंट पे कांस्टेंट होती है, ना ही तो ये इसे ये डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही क्रिएट किया जा सकता है। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये मैं 3-4 बार आपको बता चुका। ये तो रहा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और अब जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे जो आपके क्वेश्चंस होंगे, आपको इसी फिनोमिना पे, इसी
टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये कौन सी बला है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये कौन सी बला है। देखो ये कुछ नहीं है, जहाँ भी आ जाए ना रेट का, रेट जैसा वर्ड अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो मतलब वो टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। जब रेट की बात करें टाइम से रिलेटेड होता है, ठीक है, टाइम से। आप अगर इससे पहले जो मैंने वीडियो डाल रखे हैं फॉर लॉ ऑफ मोशन वगैरह पे जब मैंने वीडियो डाल रखे हैं तो उसमें मैंने रेट को बहुत अच्छे से उसको मैंने डिफाइन किया है कि इसका क्या मतलब होता है, किस तरीके से यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे एक रेट ऑफ डूइंग वर्क, देखो रेट ऑफ डूइंग वर्क तो कुछ एक अलग सा डेफिनेशन देगा, हमें नहीं पता है। अभी मान लो थोड़ी देर के लिए कि जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है हमें नहीं पता कि ये क्या है, बट इतना मैंने बता रखा है इससे पहले वाले वीडियो, अगर जो नहीं देखे हैं उसको प्लीज़ आप पुराने वाले वीडियो को प्लेलिस्ट से ज़रूर रेफ़र करें, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अब डूइंग वर्क है, ठीक है, डूइंग वर्क है, अब इसका रेट, डूइंग वर्क का रेट ये कहना चाह रहा है। तो डूइंग वर्क है, इसका रेट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम वर्क और इसका रेट, रेट का मतलब क्या है, सिंपल सा टाइम, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क का सिंपल यही मतलब है, वर्क डिवाइड कर दो आप वर्क को टाइम से। अब इसी को हम क्या एक नए नाम से जानते हैं, इसको हम क्या है एक नए नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं पावर। इसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ये एक नया वर्ड है पावर, ठीक है। अब वर्क को अगर टाइम से डिवाइड कर देते हो, वर्क को अगर आप टाइम से डिवाइड कर देते हो तो वो पावर होता है, ठीक है, वही पावर होता है। अब इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, कि इसका जो डेफिनेशन है पावर का क्या है, तो सिंपल सा कुछ नहीं। अगर आपको ये फार्मूला पता है, ये फार्मूला पता है तो एक मैं ट्रिक बताता हूँ कि सिर्फ फार्मूले से किस तरीके से आप डेफिनेशन निकाल सकते हो। आपको सिर्फ फार्मूला अगर पता है तो आप डेफिनेशन कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, बताता हूँ। 1 सेकेंड में मान लो, जैसे टाइम है, टाइम सेकेंड में मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे, तो इस तरीके से हम बताता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से समझना। 1 सेकेंड में, ठीक, हिंदी में मैं लिख देता हूँ, 1 सेकेंड में किया गया वर्क, ठीक है, 1 सेकेंड में किया गया वर्क ही पावर कहलाता है, पावर कहलाता है, ठीक है, पावर कहलाता है, ठीक है। 1 सेकेंड में किया गया वर्क ही पावर कहलाता है, मतलब कि वर्क पर यूनिट टाइम, इसको इंग्लिश में भी ऐसे लिखते हैं, वर्क पर यूनिट, देखो यूनिट का मतलब 1 होगा, ठीक है, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है पावर की, ये डेफिनेशन है, इसे कोई देखो गलत नहीं कह सकता। लैंग्वेज बदल सकती है लेकिन ये गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज़ आप सीधा फॉर्मूले से निकाल रहे हो। तो इस तरीके से फॉर्मूले से ही आप एक डेफिनेशन बना सकते हो कि पावर का क्या हो। जैसे वर्क क्या है, ठीक है, तो वर्क क्या है, वर्क मैंने आपको क्या बता रखा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा स्पेस कम है, आप समझ जाना इसको, डिस्प्लेसमेंट। वर्क को मैंने एक कैसे डेफिनेशन कि आप सिंपल से करो, 1 न्यूटन का फोर्स लो, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट मान लो, वही वर्क है। 1 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद 1 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम वर्क कहते हैं। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है, और आप फॉर्मूले से ही डेफिनेशन को आप निकाल सकते हो, आपको कोई फॉर्मूले बुक लेकर के रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ये ट्रिक आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप इनकेस ऑफ एग्जामिनेशन में अगर भूल जाते हो कि पावर का ये डेफिनेशन क्या है, तो फिर कैसे लिखोगे आप। तो सिंपल से आपको बस ये याद रखना है कि पावर को हमने क्या किया था, वर्क को जब हम टाइम से डिवाइड करते तो हमें पावर मिलता था, बस हो गया डेफिनेशन। 1 सेकंड में किया गया वर्क की पावर कहलाता है, या फिर वर्क पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द पावर। सिंपल सा ऐसे डेफिनेशन हम बना लेंगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो ये तो चीज़ रहा। एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको स्क्रीन को आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले लो, और मैं थोड़ा सा आपको यूनिट्स के बारे में बताता हूँ कि यूनिट कैसे इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मैं इरेज करता हूँ ये स्क्रीन, ये हो गया। तो पावर को मैंने क्या बताया था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पावर इक्वल टू वर्क को हमने टाइम से डिवाइड किया था और हमें क्या मिली थी, पावर, ठीक है। यूनिट की बात करें कि पावर का यूनिट क्या होता है, तो इसको देखो, वर्क का यूनिट कितना होता है, जूल होता है, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। तो जूल पर सेकेंड ये पावर की यूनिट होती है, और इसी को हम कहते हैं वॉट। एक नया यूनिट है, जूल पर सेकेंड को ही वॉट कहते हैं। और ये वॉट नाम कहाँ से आता है, जेम्स वॉट के बारे में अगर आप जानते भी होगे
तो ये उनके ही नाम से लिया गया है, उनके नाम से ये जो है ये उनके रिस्पेक्ट में है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल पर सेकेंड को ही वॉट कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा इसका यूनिट रहा, ठीक है, जूल पर सेकेंड को हम वॉट कहते हैं। देखो कुछ यूनिट्स हैं जो आपके घरों में या फिर मीटर वगैरह में या फिर जो इक्विपमेंट वगैरह में यूज होते हैं, किस तरीके से होता है वो हम आपको बताते हैं। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट क्या होता है, कितना होता है? 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वाट, ठीक है। वाट को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 जूल पर सेकेंड, ये हो गया आपका 1 किलोवाट। अब 1 किलोवाट को आप एक शॉर्ट टर्म्स में भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी इसको लिखा जाता है। 1 स्मॉल लेटर में आप के लिखोगे और उसके बाद कैपिटल लेटर में आप डब्ल्यू कर दोगे, तो ये 1 किलो वाट को क्या करेगा, डिनोट करेगा, ठीक है। वाट को आपको पूरा WATT लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा इसको ऐसे लिख सकते हो 1000 और कैपिटल लेटर में आप W लिख दो। कैपिटल में W देखो इसलिए लिखते हैं क्योंकि जेम्स वॉट के नाम से लिया गया है, ठीक है। जैसे न्यूटन है, न्यूटन के रिस्पेक्ट में हमने फोर्स का यूनिट लिया था, तो फोर्स का जो यूनिट है जो N होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो जो यूनिट नाम से आती है उसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, अदरवाइज हम उसे स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किलो को हमने स्मॉल लेटर में लिखा, वॉट जेम्स वॉट के नाम से आती है इस वजह से हमने इसको कैपिटल में लिखा। तो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में डोंट बी कन्फ्यूज, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अब देखो एक नई यूनिट के बारे में बताता हूँ जो आपके बुक में नहीं है, बट मुझे ऐसा लगा कि आपको जानना चाहिए। अगर आप इतने इंटरेस्टेड हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको कुछ अलग मिलना चाहिए। एक ये यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर। अब ये क्या है, देखो 1 हॉर्स, पहले मैं ये बताता हूँ कि 1 हॉर्स पावर क्या होती है। देखो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट, 746 वाट होता है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 746 जूल पर सेकेंड, ठीक है। ये हॉर्स पावर क्या होती है, देखो 746 वाट हो गया ना, तो उसी को 1 हॉर्स पावर बोल देंगे। 746 वाट हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 हॉर्स पावर बोलेंगे। और अगर आपको देखना है कि 1 हॉर्स पावर को, देखो 1 हॉर्स पावर को हम लिखते हैं HP लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से, या फिर आप कहीं कहीं पे इस तरीके से भी लिखा हो पाओगे 1 HP, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं है, आप कैपिटल लेटर वाला लेकर चलना, ये स्मॉल लेटर का नहीं। बहुत से इक्विपमेंट में आपको स्मॉल लेटर में लिखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप अगर देखना चाहते हो कि 1 हॉर्स पावर या फिर हॉर्स पावर कहाँ पर लिखा रहता है, तो आपके घरों में अगर मोटर होंगे, जैसे कि कूलर का हो गया या फिर फ़ैन का हो गया, तो उस पर एक इतनी बड़ी प्लेट लगी होती है, ठीक है, जिस पे रेटिंग लिखा होता है कि पावर कितना हो गया उसका, ठीक है। पावर नहीं, जैसे पावर अगर हम बात करें बोल्ट कितना हो गया, जैसे कि 230 वोल्ट हो गया, ठीक है, कि जितना करंट हो गया ये लिख देते हैं। तो यहीं पे लिखा रहेगा पावर लिखा होगा और लिखा रहेगा जैसे कि 1 HP, ठीक है, 0.5 HP। ये क्या इस पे होता है, इलेक्ट्रिकल मोटर पे आप इसको किसी भी मोटर पे देख सकते हो, तो ये यूनिट वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो ये आपके एक एडिशनल नॉलेज के तौर पे मैंने आपको ये चीज़ बताई। आगे अब चलते हैं और देखते हैं अब 1 वॉट, ठीक है, 1 वॉट की डेफिनेशन क्या होती है। अब देखो सिंपल था, जो मैंने आप बताया था ये वही है। देखो मैं वॉट लिखता हूँ, वॉट को क्या लिखेंगे, ये वॉट है, ठीक है। वॉट को हम क्या लिखेंगे, जूल पर सेकेंड, यही मैंने बताया था। अब देखो ये अगर 1 वॉट की आपको डेफिनेशन फाइंड करनी है, तो अब यहाँ पर लिखो 1, यहाँ पे लिखो 1 और यहाँ पे लिख दो 1, ठीक है। अब डेफिनेशन कैसे फाइंड करोगे, 1 जूल, ठीक है, 1 जूल जो वर्क है उसको हम 1 सेकेंड में करते हैं, उसी को हम वॉट कहते हैं, ठीक है। और ये इंग्लिश में ये लिखा हुआ है 1 वॉट इज द पावर ऑफ एन एजेंट विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। मतलब 1 जूल पर सेकेंड जो वर्क होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। तो अगर आपको ये डेफिनेशन पता है ये चीज़, तो आप सिंपल सा है कि 1 वॉट की अगर आपको डेफिनेशन आती है, अगर या फिर कहीं भी कोई एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो आप सिंपल सा इसका जवाब दे सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो बहुत ही एक छोटा सा क्वेश्चन है और मैं आपको बहुत ही इजी वे में इसको डिस्क्राइब करने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं ये बताऊँगा। तो इसको ज़रा आप ध्यान से पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर मैं आपको इसे किस तरीके से सॉल्व करते वो बता देता हूँ। 2 गर्ल्स ईच वेट 400 न्यूटन। देखो वेट दिया हुआ है, यहाँ पे मास की बात मत करना, कोई वेट दिया हुआ है। अगर आप नहीं समझ सकते हो तो यहाँ पे देखो n लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में, मतलब न्यूटन है ये, तो वेट ही हुआ, ठीक है। नहीं भी लिखता है तो आप इसको वेट मानोगे, तो ये वेट हो गया, ठीक है। क्लाइंब अप अ रोप थ्रॉट अ हाइट ऑफ 8 मीटर, ठीक है। 8 मीटर की हाइट तक वो 2 लड़कियाँ हैं, 8 मीटर हाइट तक वो क्या करती हैं, चढ़ती हैं, और जिनका वेट दिया हुआ 400 न्यूटन, ठीक है।
वी नेम वन ऑफ द गर्ल्स ए एंड अदर बी। ठीक है, दो गर्ल्स हैं तो एक का नाम ए कर दिया और दूसरे का नाम बी कर दिया। ठीक है, गर्ल्स ए टेक 20 सेकेंड। अब जो ए नाम की लड़की है वो क्या है कि 20 सेकेंड उसको लगते हैं 8 मीटर चढ़ने में। ठीक है, क्वेश्चन को समझना, 20 मीटर लगते हैं उसको 8 मीटर चढ़ने में, वाइल बी टेक्स 50 सेकेंड टू एकम्प्लिश दिस टास्क। बी को कितने 8 मीटर चढ़ने में 50 सेकेंड लगते हैं। व्हाट इज़ द पावर एक्सपेंडेड बाय द ईच गर्ल। ठीक है, अब पूछना ये चाह रहा है कि जो पावर कंज्यूम होगा या फिर एक्सपेंड होगा, एक एक लड़की का बताना है, दोनों का अलग अलग आपको बताना है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दो गर्ल्स हैं तो मान लेते हैं यहाँ पे गर्ल्स ए है और यहाँ पे गर्ल बी है। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे एक डिवाइडर कर लगा देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे ए की और इधर बात करेंगे हम बी की। ठीक है, तो वेट दे रखा है, वेट को क्या रखे, फोर्स होता है और ये कितना होता है एम इंटू जी होता है, और ये दे रखा है आपका 400 न्यूटन। ठीक है, बी का भी इतना ही दे रखा है दोनों का। अगर आपने क्वेश्चंस अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप इसको जरूर रीड कर लेना, ये आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों का जो वेट है वो क्या इक्वल है, और दोनों की जो हाइट है जो ये चढ़ने वाली है वो भी 8 मीटर है। ठीक है, तो ये भी हाइट कितनी चढ़ेगी, इसको भी 8 मीटर जाना है, और गर्ल्स बी को भी देखो 8 मीटर ही जाना है। ठीक है, अंतर कहाँ है, टाइम में। अब जो गर्ल ए है ये कितना टाइम ले रही है, ये देखो गर्ल ए टेक 20 सेकेंड। ठीक है, तो ए कितना ले रही है 20 सेकेंड, और बी कितना ले रही है, बी देखो 50 सेकेंड होगा, बी कितना ले रही है 50 सेकेंड, तो यहाँ पे लिख लो बी कितना ले रही है 50 सेकेंड, लिख लिया। अब बात कर रहा है पावर की, तो पावर इक्वल टू क्या होता है। अब देखो यहाँ पे पावर को मैंने क्या बताया था, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो वर्क डिवाइडेड बाई टाइम, यहाँ भी पावर लिखोगे वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, अब जो वर्क है वर्क कितना होगा, अब ये देखो रोप के द्वारा ये ऊपर चढ़ रही हैं तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, एम जी जो वर्क होगा वो एम जी एच होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एम जी इंटू एच डिवाइडेड बाई टाइम टी, और यहाँ पे भी लिखना एम जी इंटू एच डिवाइडेड बाई टाइम टी। ठीक है, अब कितना हो गया पावर, एम जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 400 न्यूटन, यहाँ पे लिख दो 400। हाइट की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 मीटर, यहाँ पे लिखो 8। टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे 20 सेकेंड, टाइम से डिवाइड कर दो 20 सेकेंड। ठीक है, अब इसमें देखते हैं एम जी की वैल्यू कितना दे रखी है 400, और हाइट देखो वहाँ पे 8 मीटर, और टाइम कितना दे रखा है 50 सेकेंड। अब इसको कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20, और ये 20 होगा तो ये कितना हो जाएगा 180 वाट या फिर जूल पर सेकेंड। अब ये कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल करो तो ये 8 टाइम्स जाएगा तो 64 वाट। ये इनका जो पावर कंज्यूम होगा ये आंसर हो जाएगा, इतना ये गर्ल्स क्या करेंगे पावर कंज्यूम करेंगी। ठीक है, ये इनके द्वारा पावर कंज्यूम किया गया होगा। ठीक है, कैसे, इनका जो वेट है वो 400 न्यूटन दिया, दोनों 8 मीटर की हाइट पे चढ़ती हैं, और जो ए है उसको 20 सेकंड लगते हैं और बी को 50 सेकंड लगते हैं। तो हम क्या है वर्क को कैलकुलेट करेंगे कि एच हाइट तक जाने में वर्क कितना होगा, और उसको हम क्या करेंगे टाइम से डिवाइड कर देंगे। बस इतना सा प्रोसेस है, यही करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, देखो इसमें मैं एक चीज़ तुम्हें बता देता हूँ कि अगर क्वेश्चन में जी की वैल्यू दे रखा है, ठीक है, जी की वैल्यू अगर दे रखा है 9.8 तो 9.8 लेना, अगर 10 दे रखा तो 10 लेना। लेकिन अगर क्या होगा जब क्वेश्चन में जी की वैल्यू नहीं दी होगी, तो जब अगर क्वेश्चन में जी की वैल्यू नहीं दी होगी तो हमेशा जी की जो वैल्यू है उसको आप 9.8 मीटर पर सेकेंड ही मान के चलोगे। ठीक है, ये आपको मान लेना है, यही होगा। ठीक है, अदरवाइज वो आपको अगर देगा तो 10 देगा। ठीक है, अगर 10 देता है तो कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इसमें कुछ देखो खास ज़्यादा है नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अ बॉय ऑफ मास 50 kg रन्स अप अ स्टेयर केस ऑफ 45 स्टेप इन 9 सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से सीढ़ी दी हुई है। ठीक है, ये कितनी है, पूरे 45 हैं। ठीक है, ये कितनी है, ये पूरे 45 हैं। ठीक है, 45 स्टेप्स हैं। इफ़ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो हाइट है, एक स्टेप की हाइट कितना दे रखा है, ये
50 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो 50 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको कन्वर्ट कर देना मीटर में तो ये कितना हो जाएगा 0.15 मीटर। 100 से इसको डिवाइड कर देना तो ये मीटर में हो जाएगा। ठीक है, ये दे रखा है 50 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 45 स्टेप हैं और एक स्टेप की हाइट दे रखी है, तो पूरे 45 स्टेप की हाइट कितनी हो जाएगी ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे मैं कुछ का बताता हूँ। ये है ना स्टेप 1 है, ये जो स्टेप 1 है ये भी 15 सेंटीमीटर है। ऊपर गया ये भी है आपका 15 सेंटीमीटर, फिर ऊपर गया ये भी दे रखा 15 सेंटीमीटर, ये भी दे रखा ऐसे ऐसे सारे ये 45 तक हो जाएंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो हाइट की अगर हम बात करें कि कितने ऊपर तक गया, तो स्टेयर केस कितनी है जितना है उसमें आपको 15 का मल्टीप्लाई कर देना है और इसको क्या करना 100 से डिवाइड कर देना। तो देखो 15 सेंटीमीटर में है तो 100 से डिवाइड करोगे तो मीटर में हो जाएगा। तो ये जो हाइट हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये अप्रॉक्स आ जाएगा 6.75 मीटर। ये आपका हाइट आ जाएगा, सिर्फ हाइट आ जाएगा। ठीक है, और इसमें टाइम कितना दे रखा है 9 सेकेंड। ठीक है, टाइम कितना 9 सेकेंड। और हमें पावर कैलकुलेट करनी, तो पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। वर्क कितना होगा, देखो हाइट पे जा रहा है तो mgh होगा और टाइम होगा t। mgh क्या होगा, इसका मास दे रखा देखो 50 kg, तो यहाँ पे लिखना 50। g की वैल्यू देखो यहाँ पे दे रखी है 10, तो यहाँ पे 10 पुट करना। h की वैल्यू देखो कितना हमने कैलकुलेट किया 6.75, तो यहाँ पे लिखना 6.75 और टाइम से डिवाइड करना। टाइम कितना दे रखा 9 सेकेंड। ठीक है, अगर घंटे में देगा तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, आंसर सही आएंगे। ठीक है, 9 सेकेंड। ये सारा जब कैलकुलेट करेंगे तो ये सारा मिल के कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 375 वॉट, इतना आपका अप्रोक्स ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मे भी आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है ये। और ये थोड़ा सा क्या लैंग्वेज में बस चेंज है और कुछ खास इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है हमारे पास। ठीक है, अब देखो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी ये हम आज ख़त्म कर देंगे कॉमर्शियल यूनिट भी, और इसके बाद से फिर ये आपका आज का फिनिश हो जाएगा और उसके बाद से फिर क्वेश्चन रहेगा। तो जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो अब आज हम क्या उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो जो कॉमर्शियल यूनिट होती है, आप देखोगे कि कभी भी जो बिजली का बिल आता है तो उसमें लिखा होता है यूनिट लिखा होता है। ठीक है, कि आपने कितने यूनिट का बिजली, जैसे यूनिट मान लो 10 यूनिट कंज्यूम किया या फिर आपने 100 यूनिट कंज्यूम किया, इस तरीके से होता है। तो ये यूनिट क्या होता है बिजली के संबंध में, ये हम देखते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं कि ये पहले यूनिट होता है क्या। देखो 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट होता है और इसको हम क्या कहते हैं 1 किलोवाट आवर। क्या बोलते हैं इसको, 1 किलोवाट आवर कहते हैं। और 1 किलोवाट आवर को ही 1 यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम देखो हम ब्रेक करते हैं और इसको हम जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसको हमें क्या करना है जूल में कन्वर्ट करना है। तो 1 ठीक है किलोवाट इंटू करना आवर। 1 किलोवाट को मैंने आपको बता रखा है कितना होगा 1000 वाट को हम लिख देते हैं जूल पर सेकेंड। और जो ये आपका हावर दे रखा है 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, देखो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं पहले देखते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद से 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो ये पूरा 1 घंटे में सेकेंड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3600 सेकेंड। ठीक है, अब इसमें क्या करना है 1 घंटे है तो हमें घंटे को सेकेंड में कन्वर्ट करना है और इसको यहाँ पे कर दो 3600 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड से सेकेंड देखो कट जाएगा और बचेगा क्या 1000 गुणे 3600 जूल। और इसका थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा और ये होगा आपका 1 यूनिट। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं 1 किलोवाट आवर। ये होता है आपका 1 यूनिट और 1 किलोवाट आवर ये होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है। तो अब हम छोटा सा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा जिसमें हम ये समझेंगे कि कितना जैसे कितना वाट यूज हो रहा है या फिर कितने यूनिट आएंगे बिजली का बिल, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो दे रखा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट। देखो इसमें ना पावर दे रखा है, ये जो वाट है ये समझना कि वाट को हम क्या लिखते हैं जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड क्या होता है ये वाट होता है और वाट किसकी यूनिट है पावर की है। ठीक है, जूल पर सेकेंड को हम वाट कहते हैं और वाट किसकी यूनिट है पावर की है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि अगर 60 वाट की यहाँ पे वैल्यू दे दिया मतलब ये इसने पावर दे दिया, ये दे दिया कि पावर कितनी है। ठीक है, अब देखो
कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वॉट इज यूज्ड फॉर 6 आवर्स पर डे, एक दिन में 6 घंटे इसका इस्तेमाल हो रहा है। कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय द बल्ब। अब देखो कि 6 घंटे एक दिन में हो रहा है, अगर यहाँ पे डे चेंज हो जाएगा 2 डे, तो फिर 2 डे में कितना हो जाएगा आपका, एक दिन में 6 घंटे, तो दूसरे दिन में भी 6 घंटे, तो 2 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे, 12 घंटे हो जाएंगे। बट यहाँ पे आपको 1 डे दे रखा है, तो हम उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब फिर मैं आपको बताऊँगा कि कितने यूनिट के बिजली का कंजम्पशन हुआ है यहाँ पे। इसको देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने पावर को क्या फॉर्मूला पढ़ा था, पावर इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। या फिर वर्क को हम क्या कह सकते हैं, वर्क ही क्या है, एनर्जी है। वर्क ही क्या है, एनर्जी है, डिवाइडेड बाई टाइम कर दो। वर्क ही क्या है, एनर्जी है, ठीक है। तो बस हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, ठीक है। अब देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है। एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाइम को इधर मल्टीप्लाई कर दो, पावर इनटू टाइम कर दो, ठीक है, हो गया। अब देखो पावर कितना दे रखा है, 60 वॉट, और हमने भी देखा था, हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे 1 किलो वॉट आवर। तो जो वॉट दे रखा है इसको किलो वॉट हमें कन्वर्ट करो, ठीक है। किलो वॉट में कैसे कन्वर्ट करोगे, 60 को आप 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया किलो वॉट, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है, 6 आवर्स पर डे, ठीक है, 6 आवर्स पर डे। तो देखो टाइम को सेकंड में मत करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 यूनिट कितने के बराबर होती है, 1 किलो वॉट आवर की होती है। तो आपको सेकंड में नहीं, घंटे में बदलना है, घंटे में चाहिए, जो टाइम होगा वो घंटे में होगा। अगर सेकंड में दिया है तो उसको आप घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक दिन की बात हो रही है, तो यहाँ पे लिखो 6 आवर, ठीक है, हो गया, 6 आवर हो गया। अब ये यूनिट कितना आ जाएगा, कितना कंजप्शन हो जाएगा, 1000 से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 0.06 किलो वॉट इंटू 6 आवर, ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा स्पेस अभी नहीं है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप इसको कैलकुलेट कर दोगे तो आपका जो एनर्जी आएगा वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 0.36 किलो वॉट आवर, और इसी को हम कहते हैं 0.36 किलो वॉट आवर को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो यही हो गया यूनिट, ठीक है, ये हो गया कैलकुलेशन इसका। अगर क्वेश्चन में ये दे देता है कि आपको ये फाइंड करना है कि कितने पैसे हुए, मतलब कि खर्चा कितना आया, कंजप्शन कितना हुआ, कितने रुपए लगे, तो यहाँ पे आपको जरूर देगा कि 1 यूनिट दे देगा, ठीक है। या फिर दे देगा आपको इस तरीके से क्वेश्चन में देगा कि 0.1, या फिर ऐसे मान लेते हैं 10 मान लेते हैं हम, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। 10 ये 10 रुपी दे देगा, ठीक है। आपको यहाँ पे देगा 10 रुपी पर यूनिट, मतलब 1 यूनिट का 10 रुपये। तो आपको सिंपल इतना करना है कि अब कितने रुपए लगेंगे, आपको इसमें ना 10 का मल्टीप्लाई कर देना। ये जो आपने एनर्जी कैलकुलेट किया इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा। अब देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, हमने ये फाइंड कर लिया कि यूनिट कितनी हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यूनिट में ही क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे 0.36 यूनिट दे रखा है, ठीक है, और कह रहा है 10 रुपये पर यूनिट, तो इसमें गुणा करो 10 रुपये 1 यूनिट का, तो यहाँ पे लिखो यूनिट। यूनिट से देखो यूनिट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3.6 रुपी। मतलब कि अगर 10 रुपये पर यूनिट बिजली का बिल है दिया हुआ है, तो ये जो बल्ब जल रहा है 6 घंटे के लिए, एक दिन में उसका जो कॉस्ट आएगा या फिर जो पैसे लगेंगे उसके 3 रुपये 6 पैसे लगेंगे, ठीक है। मतलब 3.6 रुपी लगेंगे आपका ये जो कंजप्शन हुआ है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लो कि बल्ब दिया हुआ है, बल्ब के साथ फैन भी दे दे, तो आप क्या करोगे, एक एक करके कैलकुलेट करोगे और उसके बाद सारा का सारा आप जोड़ दोगे, ठीक है। मतलब पैसे नहीं, आप क्या करोगे कि पहले एनर्जी कैलकुलेट करोगे। जैसे बल्ब का दिया है तो बल्ब का कैलकुलेट करो, फैन का करो, और दोनों के एक साथ जोड़ दो, ठीक है, दोनों का जोड़ दो। अब टोटल यूनिट आ जाएगी और उसमें आप क्या करो, कितने रुपए पर यूनिट है, अब उसका सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये काफ़ी मैंने आपको बेहतरीन तरीके से ये बताया। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इसमें कमेंट जरूर करना, मैं और भी कहीं से क्वेश्चंस जरूर आपको करा दूंगा जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए होंगे, या फिर कोई अच्छे से क्वेश्चंस मैं लेकर के आपको ये समझाऊंगा जरूर, ठीक है। तो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बेटर। तो अब देखो, अगर आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, ठीक है, आपने अभी तक हमसे जुड़ा नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ, आप सर्च बार में youtube.com क्या करना कि टाइप करना, वहाँ पे एंटर करना, और जैसे ही youtube.com का आपका होम पेज खुलेगा तो आप क्या करना, सर्च बार खुलकर आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम हाउ लिखना है और उसके बाद से क्या करना है, आपको एंटर कर देना है, ठीक है। एंटर करने के बाद से आपको इस तरीके से एक इंटरफेस खुल के आएगा। तो ये हमारे चैनल का लोगो है,
यहाँ पे आपको एग्जाम हाउ लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब क्लिक करने के बाद से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना और फिर यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। और फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद से आप इस तरीके का इंटरफेस पे पहुँचोगे। यहाँ पे अब पहुँचने के बाद से आपको क्या है कि साइंस वाला सेक्शन चुनना है, या फिर आप जो भी जिसमें इंटरेस्टेड हो आप वहाँ पे क्लिक करना। सारी वीडियोज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और एक एक 1 बाय 1 करके आप देख सकते हैं, या फिर आप जैसे भी देखना चाहें उसे कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको जो रेड वाला बटन है सब्सक्राइब का, आप इसको क्लिक करना, आप चैनल के साथ सब्सक्राइब हो जाओगे, आप हमारे साथ जुड़ जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वाले वीडियो में। और जो भी आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो हम आपको वहाँ पे बताएंगे। आज टाइम बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से मैं बता नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। आज मेरा एक सिंपल सा टारगेट था कि मैं आपको जो पावर कंजप्शन का था वो मैं आपको बता दूं, वो समझा दूं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।